प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लंबाई को मापने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों की हम डिटेल से स्टडी इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि लंबाई का मापन। लंबाई के मापन के लिए हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि हमारे पास परोक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधियां यानी डायरेक्ट मेथड और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट मेथड्स। ओके, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जिस चीज को हमें मापना होता है हम बिल्कुल उसके पास जाकर के मापते हैं यानी उसके साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक वस्तु है और इसकी लंबाई मुझे मापनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं मीटर स्केल की हेल्प से अगर इसको मापता हूँ तो जैसे मैं इसके बिल्कुल पास में आ गया हूँ और इसके साथ लग के इसको माप रहा हूँ। ठीक, तो ये जो है क्या है, प्रत्यक्ष मेथड है। ठीक, लेकिन अगर हम किसी चीज तक पहुंचे बिना ही उसकी लंबाई मापते हैं तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी नजदीकी स्टार यानी तारे की जो दूरी मापनी है पृथ्वी से, तो हम तारे तक तो पहुंच नहीं सकते, तो हमें तारे तक बिना पहुंचे ही उसकी दूरी जो है मापनी पड़ेगी। तो वो क्या है, हम तारे तक पहुंच नहीं पा रहे फिर भी उसकी दूरी माप रहे हैं, तो ऐसी विधि क्या है, परोक्ष विधि है। तो हम आज के लेक्चर में इन प्रत्यक्ष विधियों और परोक्ष विधियों की स्टडी करेंगे। अब प्रत्यक्ष विधियों में देखिए कि जिन लंबाइयों की कोटि 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक होती है उनको मापने के लिए मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं। अभी कोटि का अर्थ समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी लंबाई है हमारे पास 312 मीटर। ओके, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.12 गुणा 10⁻² लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो संख्या है 3.12 ये 5 से छोटी है तो इसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ी हो तो इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो अब ये क्योंकि 5 से छोटी है तो इसको 1 गुणा 10⁻²। तो ये जो लंबाई है इसकी कोटि होगी 10⁻²। ओके, और अगर मैं ये लिखूं कि 501 मीटर तो 5.01 गुणा 10⁻²। अब ये क्योंकि 5 से बड़ी संख्या होगी तो इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 10 गुणा 10⁻², 10⁻³ तो 501 मीटर की जो कोटि होगी वो 10⁻³ होगी। ओके, तो मेरे हिसाब से आप कोटि का अर्थ समझ गए होंगे। तो देखिए जिन लंबाइयों की कोटि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक है उनको मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के जो है कि मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। जो नीचे जो आपको स्केल दिखाई दे रही है ये क्या है, मीटर स्केल है। ठीक, जो सेंटीमीटर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस स्केल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए ये 60, 70, 80, 90 और इस तरह से 100 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम मीटर स्केल की हेल्प से जो है 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर तक की लंबाइयां माप सकते हैं। लेकिन 10⁻³ यानी जिसकी कोटि जो है 10⁻³ से कम हो उसको मापने के लिए 10⁻⁴ मीटर तक की कोटि को मापने के लिए आप वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है आपने अपने लैब में देखा होगा कि इस टाइप का एक डिवाइस होता है। जैसे मान लीजिए जिस चीज की लंबाई मापनी हो उसको
ये इसके 4 जबड़े हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। इन जबड़ों के बीच में उन चीजों को रखते हैं। मैं इस वर्नियर कैलिपर का जो है आपको प्रयोग करना सिखाऊंगा। ये आपके 11वीं कक्षा की प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो है आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया जाएगा। ये कि 10 की पावर 4 मीटर कोटि से भी छोटी अगर लंबाइयां हो, यानी 10 की पावर -5 मीटर तक की कोटि की अगर लंबाइयां हो, तो उसके लिए आप स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब ये जो स्क्रू गेज है और स्फीरोमीटर, ये दोनों भी आपके 11th क्लास के प्रैक्टिकल में आते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट यानी 3 एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल के यहीं से आएंगे। तो एक तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया था, और स्क्रू गेज जो है कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है। यहाँ पर भी जो है 2 तरह की स्केल होती है। एक जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि एक स्केल यहाँ पर है, एक नीचे भी है। तो इन दोनों स्केल्स के हेल्प से जो हम मापेंगे। तो इन स्केल्स का नाम क्या है, किस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं, तो ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह से एक स्फीरोमीटर होता है। स्फीरोमीटर देखिए कि इस टाइप का एक डिवाइस होता है, इससे गोलाई मापी जाती है। जो गोलाई मापनी होती है उसके ऊपर हम इस तरह से इसको रखते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम एक बार थ्योरी खत्म कर लेते हैं चैप्टर की। लास्ट में जो है 3 एक्सपेरिमेंट आपके होंगे। अब देखिए कि अगर कोई लंबाई जो है 10 की पावर 2 मीटर कोटि से ज्यादा हो और 10 की पावर -5 मीटर कोटि से कम हो, तो उनके लिए हम प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग नहीं करते। उनके लिए हम फिर इनडायरेक्ट मेथड यानी परोक्ष विधियों का प्रयोग करते हैं। तो परोक्ष विधियों में सबसे पहले जो आता है वो है लंबन विधि। लंबन विधि जो है, हम कोई, जैसे हमारे पास कोई स्टार है, कोई तारा है पृथ्वी के नजदीक, तो उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। तो लंबन विधि क्या होती है, किसी स्टार की दूरी या किसी ग्रह की दूरी जो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये समझने से पहले हमें लंबन का अर्थ समझना होगा कि लंबन क्या है। वास्तव में क्या होता है कि यदि हम किसी एक वस्तु को इसके नजदीक से अलग अलग स्थितियों से देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इसे मैं पहले स्थिति ए से देखता हूं, फिर स्थिति बी से देखता हूं। स्थिति ए से देखेंगे तो इसकी दिशा देखिए आपको ये नजर आएगी। इसी तरह से स्थिति बी से अगर हम इस वस्तु को देखेंगे तो ये इस दिशा में नजर आएगी। तो यहाँ देखिए कि यदि किसी एक वस्तु को अलग अलग स्थितियों से देखा जाता है तो उसकी दिशा जो है वो अलग अलग नजर आती है। ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। अब देखिए कि लंबन को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक दीवार है, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपने हाथ में एक पेन लें, ओके। फिर देखिए कि अपनी लेफ्ट और राइट आंख से इस पेन को बारी बारी से देखिए। पहले राइट आंख को बंद कर लें, लेफ्ट आंख से इसको देखें। तो लेफ्ट आंख से अगर आप इस पेन को देखेंगे तो आपको ये इस दिशा में नजर आएगा, ओके। फिर लेफ्ट आंख को बंद कर ले, राइट आंख से इस पेन को देखें, आपको इस दिशा में पेन नजर आएगा। तो अब देखिए कि दोनों आंखें जो है वो अलग अलग स्थिति पे हैं और अलग अलग स्थिति से एक वस्तु यानी पेन को जब देखा जाता है तो अलग अलग दिशा में दिखाई देती है। ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। और इसी प्रभाव का प्रयोग हम करेंगे, कोई दूरस्थ ग्रह है उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। हम मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है और इस सतह पर ये कोई 2 प्रयोगशालाएं या कोई भी 2 स्थितियां हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स है ए और बी। और यहां पर कोई तारा या ग्रह है जिसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है, ओके। तो
पहले हम क्या करेंगे कि स्थिति ए से एस को देखेंगे और उसी समय स्थिति बी से भी हम एस को देखेंगे। ओके, और ये जो कोण है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास दूरदर्शी वगैरह कुछ ऐसी तकनीकें होती है जिससे हम ये कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कि एस ए और एस बी जो है लगभग बराबर है। इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात क्या करना है, एस ए बराबर एस बी, यानी आपको डी ज्ञात करना है। ओके, और ये जो ए और बी के बीच की जो दूरी है इसको मैं स्मॉल बी कह देता हूँ। ठीक, कोई भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और करवा रहा हूँ बीच में कि यदि ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या है, त्रिज्या, और ये कोण है और ये चाप है। ओके, तो त्रिज्या, कोण और चाप के बीच में क्या संबंध होता है कि त्रिज्या जो है वो होती है चाप बटे कोण। त्रिज्या बराबर क्या होता है, चाप बटे कोण। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्योंकि ये जो दूरी है ए बी, ये इस दूरी से बहुत ही कम है। अगर कम है तो आप क्या कर सकते हो, एस को वृत्त का केंद्र मान सकते हो और इसको एक पूरा वृत्त मान सकते हो। तो कहने का अर्थ ये कि आप ये फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो कि एस को वृत्त का केंद्र मानने तो ये एक छोटी सी चाप, यानी यहाँ पर वैसे तो सीधा दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है और अगर मैं यहाँ पर कोई छोटा सा हिस्सा लूं इस वृत्त के ऊपर तो वो भी सीधा ही नजर आएगा ना। तो हम ये कहेंगे क्योंकि बी इज मच लेस देन डी, क्योंकि बी डी से बहुत ही छोटा है, इसलिए एस को हम क्या मान सकते हैं, वृत्त का केंद्र मान सकते हैं और डी त्रिज्या मान सकते हैं। तो अगर ऐसा मान ले तो त्रिज्या जो है डी किसके बराबर हो जाएगा, चाप, चाप यानी ए बी बटे कोण कितना, थीटा। अब ए बी तो क्योंकि पृथ्वी के ऊपर है, मापना कोई मुश्किल है ही नहीं, तो डी बराबर ए बी बटे थीटा। इस फार्मूले की हेल्प से सिर्फ थीटा आप ज्ञात करके और ए बी ज्ञात करके आप किसी भी दूरस्थ ग्रह की आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लंबी दूरी मापने के लिए प्रोक्स विधि, उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कि लंबन विधि क्या होती है कि जब एक वस्तु को अलग अलग स्थितियों से देखा जाता है तो उस वस्तु की स्थिति या दिशा भी अलग अलग दिखाई देती है और यह प्रभाव क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। और वही पेन वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद जो चीज मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दी है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से मेरा ब्लॉग खुल जाएगा और वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और जिसके पास पीडीएफ सॉफ्टवेयर नहीं है वो वहां से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं किसी ग्रह या तारे या चंद्रमा के आकार को हम कैसे माप सकते हैं। अब देखिए कि ये मान लीजिए हमारे पास कोई पृथ्वी के नजदीक कोई ग्रह या चंद्रमा, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई आकाशीय पिंड है। तो इसका अगर आपको आकार ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करने के लिए इसका व्यास ज्ञात करना काफी है। अगर व्यास ज्ञात हो गया तो समझ लो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये मान लिया मैंने कि पृथ्वी की सतह है, ओके, और पृथ्वी की सतह पर ये कोई बिंदु O है। O से हम इस व्यास AB को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ से एक ये वाला कोण जो है इसको मैं अल्फा कोण का नाम देता हूँ। ठीक, नाम कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, अल्फा, थीटा, बीटा, कुछ भी दे दो। ठीक, तो ऐसे हम एक कोण मापेंगे। अब देखिए कि इस तरह से जो मापा गया कोण है ये ग्रह का क्या कहलाता है, कोणीय व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय व्यास। कोणीय व्यास का अर्थ क्या है कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर
ग्रह के व्यास द्वारा बनाया गया कोण जो है क्या कहलाता है? कोणीय व्यास कहलाता है। अब लंबन विधि से हमने इसकी दूरी पहले से ज्ञात कर रखी है, ठीक। अब देखिए, क्योंकि ये जो दूरी है इस व्यास से बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है तो आप ओ को क्या कर सकते हो? वृत्त का केंद्र मान सकते हो, ठीक, वृत्त का केंद्र मान सकते हो। और ये बहुत ही छोटी सी चाप है, और बहुत छोटी चाप हमेशा क्या दिखाई देती है? बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, ठीक। तो फार्मूला अपने पास वही है जो हमने पिछले आर्टिकल में लगाया था। क्या था? कि त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। लेकिन इस बार आपको ज्ञात क्या करना है? आपको चाप ज्ञात करनी है। पिछले में आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, चाप ज्ञात करनी, तो यहां से चाप का कैलकुलेट कर लेते हैं कि चाप जो है किसके बराबर होगी? त्रिज्या गुणा कोण के बराबर। अब त्रिज्या किसके बराबर है? डी के बराबर। और कोण किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। ओके, तो चाप यहां पर क्या है? ए बी, ठीक। तो ए बी जो व्यास है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी इंटू अल्फा। तो डी तो हमें पहले से ज्ञात है, अल्फा हमने माप लिया, तो इस तरह से जो है हम इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि कैपिटल डी जो है पृथ्वी से ग्रह की या चंद्रमा की दूरी है। यहाँ पर हमने कैपिटल डी से इसको डिनोट किया है। अल्फा इसका कोणीय व्यास है। कोणीय व्यास यानी ग्रह के व्यास द्वारा पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण जो क्या कहलाता है? कोणीय व्यास कहलाता है। और दूरबीन द्वारा हम ये कोणीय व्यास जो है माप सकते हैं। अब फिर बची कुछ नहीं गया, डी है आपके पास, अल्फा है, तो आप चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या का फार्मूला लगाइए। तो ए बी जो चाप है यानी जो व्यास है वो किसके बराबर बनेगा? अल्फा इंटू डी के बराबर बनेगा। क्योंकि ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं ऐसा कि ए बी को समतल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये अल्फा बहुत ही छोटा कोण है। ओके, अब आइए अगला आर्टिकल पढ़ते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन। अब देखिए कि अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए जैसे अणु का व्यास है 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻10 मीटर तक कोटि की जो दूरियां होती है उनको मापने के लिए स्पेशल यंत्र होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या सुरंगन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो वो किया जाता है। ओके, अब इनके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं जो इस कोटि की दूरियों को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए उन अप्रत्यक्ष विधियों का मैं एक प्रयोग करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये एक प्रयोग है, उसके हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा कि हम अप्रत्यक्ष विधि से किसी भी अणु का साइज जो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम औलिक अम्ल एक विशेष प्रकार का अम्ल होता है जो एक साबुनी द्रव है, एक चिकना द्रव होता है, और ये पानी की सतह पर जो है एक आणविक परत बना लेता है जब इसको पानी की सतह पर हम रखते हैं तो, ठीक है। तो इस औलिक अम्ल के अणु का साइज हम अप्रत्यक्ष विधि द्वारा भी ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए कि औलिक अम्ल के अणु का साइज ज्ञात करने के लिए पहले आप एक घन सेंटीमीटर क्या लोगे? औलिक अम्ल लोगे। क्या लेंगे? औलिक अम्ल। कितना लेंगे? 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 ml 1 मिलीलीटर जो है वो 1 घन सेंटीमीटर के बराबर ही होता है। थोड़ा सा यहाँ से मैं समझा देता हूँ कि ये एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या है? 1-1 सेंटीमीटर है। तो ये जो है क्या कहलाता है? 1 घन सेंटीमीटर कहलाता है। इतना आयतन आप किसका लोगे? औलिक अम्ल का लोगे। अब देखिए कि इस 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल का हम क्या करते हैं? इसको उठा करके हम अल्कोहल में डालते हैं और कुछ इस तरह से डालते हैं कि हमारे पास 20 घन सेंटीमीटर जो है सॉल्यूशन तैयार हो जाए। यानी वो 19 घन सेंटीमीटर आपने अल्कोहल लेना है और 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल लेना है।
तो कुल मिलाकर के आपके पास 20 घन सेंटीमीटर जो है ये सॉल्यूशन तैयार हो जाना चाहिए, घोल तैयार हो जाना चाहिए। अब इस घोल में से फिर हम 1 घन सेंटीमीटर घोल वापस लेते हैं। ओके, और फिर हम अल्कोहल में इसको फिर डालते हैं कि 19 ग्राम अल्कोहल लिया और 1 घन सेंटीमीटर फिर ये इसमें डाल दिया। फिर आपने 20 घन सेंटीमीटर जो है फिर अलग से एक और सॉल्यूशन आपने तैयार कर दिया। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसमें ओलिक अम्ल कितना है पहले वाले सॉल्यूशन में? पहले वाले में 1/20 पार्ट है। ठीक, टोटल अगर 20 पार्ट है तो उसमें से 1 पार्ट किसका है? ओलिक अम्ल का। और इसमें देखिए इस घोल का कितना पार्ट है? 1/20। और इसमें अगर ओलिक अम्ल देखें तो कितना मिलेगा? 1/20 गुणा 1/20 यानी 1/400 घन सेंटीमीटर जो है इस घोल के अंदर ओलिक अम्ल की सांद्रता हो जाएगी। ठीक, वैसे तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि यहाँ 399 ग्राम अल्कोहल ले लो। ठीक, और फिर उसमें 1 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल सीधा ही डाल दो। ठीक, आपको 2 बार सॉल्यूशन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा काम इसलिए नहीं करते कि क्योंकि हमें इसकी कुछ एक बूंदे ही चाहिए प्रयोग करने में। कुछ एक बूंदे चाहिए तो जैसे 1/400 सांद्रता का जो है हमें जो सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए लगभग 399 ग्राम अल्कोहल, बाकी तो वेस्टेज जाएगा क्योंकि चाहिए तो आपको कुछ एक बूंदे। तो इतना वेस्टेज करने के बजाय हम इसको 2 बार में तैयार कर लेते हैं। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको जो है ओलिक अम्ल और अल्कोहल का एक ऐसा घोल चाहिए जिसकी सांद्रता जो है 1/400 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल पर घन सेंटीमीटर हो। ठीक, यानी इसके 1 घन सेंटीमीटर में ओलिक अम्ल कितना है? 1/20 ग्राम। और इसके 1 घन सेंटीमीटर में ओलिक अम्ल कितना है? इसके 1 घन सेंटीमीटर में ओलिक अम्ल कितना है? 1/20 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें है। इसके 1 घन सेंटीमीटर में ओलिक अम्ल कितना है? 1/400 घन सेंटीमीटर। ओके, तो कुल मिलाकर के एक लाइन में मैं बात खत्म करता हूँ कि आपको ओलिक अम्ल और अल्कोहल का एक ऐसा घोल तैयार करना है जिसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी हो? 1/400 घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जितना मैंने पढ़ा दिया उसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए इस विधि का आधार क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ओलिक अम्ल क्या एक साबुनी द्रव है और जब इसे जल के पृष्ठ पर इसके कुछ बूंदे डालते हैं तो ये क्या करता है? एक आणविक परत यानी एक अणु वाली एक परत जो है बनाता है। ठीक, और जो मैंने अभी समझाया था वो सिर्फ एक लाइन में ही बात यहाँ पर हम खत्म कर देंगे कि ओलिक अम्ल तथा अल्कोहल का घोल लिया जिसकी सांद्रता कितनी हो? 1/20 गुणा 20 यानी इसको गुणा करेंगे तो 1/400 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, ये प्रति घन सेंटीमीटर किसका है? इसका घोल का है। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एक बड़े सारे बर्तन में पानी लेकर के और उसके ऊपर लाइकोपोडियम नाम का एक पाउडर होता है वो छिड़क दे। अब लाइकोपोडियम पाउडर क्या करता है? एक पतली सी फिल्म बना लेगा पानी की सतह के ऊपर। ठीक, तो आइए मैं इसको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, अच्छा समझ आ जाएगा कि एक बड़ा सारा बर्तन लिया और उसके अंदर क्या किया आपने? पानी डाला। उस पानी के ऊपर आपने क्या किया? एक लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया। क्या डाल दिया? लाइकोपोडियम पाउडर।
लाइकोपोडियम पाउडर की क्या एक पतली सी परत बन जाएगी इसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर क्या करो आप, इसमें जो हमने पहले घोल जो तैयार किया था, इस घोल की कुछ बूंदे, मान लिया कि n कोई भी संख्या है, n बूंदे इसके ऊपर डाल दी। ठीक, अब ये n बूंदे भी क्या है कि पूरी तरह से इस घोल के ऊपर फैल जाएगी और एक अणु वाली परत जो है वो बना लेगी। ठीक, क्या करेगी, एक अणु वाली एक परत पानी के ऊपर बना लेगी। और इस फिल्म का जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो हम कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया कि एक बर्तन में पानी लिया, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाला, एक पतली फिल्म बन गई, उसके ऊपर फिर n बूंदे जो है उस घोल की डाली जिसमें क्या है, ओलिक अम्ल है। ठीक, और ये n बूंदे जो है ये भी इसके ऊपर एक पतली क्या बना लेगी, फिल्म बना लेगी। ठीक, एक पतली परत बना लेगी जो एक अणु मोटाई की है। और इसका एरिया हमने क्या मान लिया, क्षेत्रफल क्या मान लिया इस परत का, a मान लिया। ओके, तो यहाँ पर फिल्म का क्षेत्रफल तो हमने क्या मान लिया, a मान ही लिया है। अब मान लिया कि जो एक बूंद है घोल की एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन मान लिया कि v घन सेंटीमीटर है। ओके, और ऐसी बूंदे कितनी ली, n ली, तो घोल की n बूंदों का आयतन क्या हो जाएगा, n इंटू v घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस घोल में जो ओलिक अम्ल है उसका आयतन, यहाँ पे जगह कम नीचे कर देता हूं कि घोल की n बूंदों में ओलिक अम्ल का आयतन। ठीक, आयतन जैसे अभी अपन देखा कि इसका 400वां हिस्सा है, तो n बूंदों का आयतन कितना है, NV, और उसमें ओलिक अम्ल कितना होगा, इसका 400वां हिस्सा होगा, कितना, घन सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए कि जैसे हमने 10वीं कक्षा के मैथ में पढ़ा था कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बेलन है, सिलेंडर है। 10वीं कक्षा की मैथ की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, ऊंचाई कितनी है h। तो इसका आयतन हमने क्या कहा था, इसका आयतन कहा था हमने पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब यहां से पाई r स्क्वायर देखिए, पाई r स्क्वायर इस ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आयतन जो है ये जो है इधर क्षेत्रफल हो गया। ठीक, गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर हम किसके बराबर कह सकते हैं कि बेलन का आयतन बटे इसके वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, ये पूरे का आयतन बटे इस वृत्ताकार जो इसका फेस है उसका क्षेत्रफल, ये क्या आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस फिल्म की मोटाई किसके बराबर आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी फिल्म का आयतन, फिल्म का आयतन बटे फिल्म का क्षेत्रफल, फिल्म का क्षेत्रफल। आयतन अभी आपने ज्ञात कर ही लिया, NV बटे 400, और क्षेत्रफल क्या है, A। ठीक, तो ये जो मोटाई है ये NV बटे 400A, ये एक अणु की मोटाई है, और ये क्या आ जाएगा, ओलिक अम्ल के अणु का डायमीटर आ जाएगा, यानी उसका माप आ जाएगा। अगर इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करके देखें तो ओलिक अम्ल का जो अणु का जो साइज आता है वो 10⁻⁻9 मीटर कोटि का आता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपने
इस पहले तो 1/400 घन सेंटीमीटर ओली कमल प्रति घन सेंटीमीटर वाला एक घोल तैयार करना है। फिर आपने पानी लेना है, पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल के एक फिल्म, फिर इसके ऊपर n बूंद उस घोल की डालनी है और 1 बूंद का आयतन V मान लिया तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, NV हो जाएगा। और इसके अंदर जो है ओली कमल का आयतन कितना हो जाएगा, NV/400। और मोटाई का सूत्र आयतन बटे क्षेत्रफल, फिल्म का आयतन बटे फिल्म के पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वो सूत्र लगाने के बाद जो है यहाँ पर फिल्म की मोटाई आ जाएगी और जो फिल्म की मोटाई आई वही ओली का अम्ल के अणु की मोटाई है जो 10⁻⁹ मीटर कोटि की होती है। तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, आपको दिक्कत ना आए। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को किस तरह से हम मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा समय के मापन से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।